हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मशीन डिज़ाइन के इसरो में आए हुए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन अ डायमेंशन इज स्पेसिफाइड एज 20 mm प्लस 0.02 एंड माइनस 0.010 द टॉलरेंस प्रोवाइडेड इज। तो यहाँ पे आपको जो डायमेंशन दे रखी है और पूछा गया है कि टॉलरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टॉलरेंस होता क्या है। तो यदि मैं बात करूँ टॉलरेंस की, तो यदि मैं टॉलरेंस की बात करूँ तो आपका टॉलरेंस जो होता है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशन। अब ये मैक्सिमम डायमेंशन क्या होती हैं और मिनिमम क्या होती हैं। अब यदि मैं बात करूं, आपको बेसिक डायमेंशन कितनी दे रखी हैं, वो आपको दे रखी हैं 20। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 mm दे रखी हैं। तो ये इसे हम बोलते हैं, जैसे मान लो कोई भी आपकी शाफ्ट है तो ये 20 जो mm है ये आपकी क्या हो गई, बेसिक डायमेंशन। अब कोई भी जो चीज़ होती है या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं उसकी जो डायमेंशन होती हैं वो एक्यूरेट नहीं बनती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको प्लस 0.20। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आपका 20 है तो 20 से यदि प्लस इतनी डायमेंशन यानी कि 0.20 यानी कि मैं कह सकता हूँ 20.020 इतनी मैक्सिमम जा सकती हैं। और यदि मैं इसकी कम बात करूं यानी कि इससे नीचे की डायमेंशन कितनी जा सकती हैं, 20 माइनस 0.010 इतनी माइनस जा सकती है। तो ये कितनी हो जाएगी, 19.99। तो कहने का मतलब है कि यदि हमारे ऑब्जेक्ट की डायमेंशन दे तो कितनी रखी है स्टैंडर्ड, वो तो 20 है, लेकिन यदि 19.99 से और 20.020 तक बनती है तब उसे हम कंसिडर करेंगे, और इसके नीचे और इससे ऊपर हम उस ऑब्जेक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या हो जाएगा, टॉलरेंस हो जाएगा कि हम कितना उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि एरर को कितना टॉलरेट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है सिंपली। तो यहाँ पे टॉलरेंस जो है वो डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये जो टोटल डिफरेंस कितना है ये आपका हो जाएगा प्लस में कितना है 0.020 और माइनस ऑफ 0.01। तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.030 mm। ये आपका टॉलरेंस आ जाएगा। और आपको यहाँ पे माइक्रोन में पूछा गया है, तो माइक्रोन में करने के लिए मैं इसे क्या करूँगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 30 माइक्रोन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे टॉलरेंस समझ में आया होगा। और टॉलरेंस जो होता है आपका दो टाइप का होता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक होता है आपका बाईलेटरल और एक होता है यूनिलेटरल। तो यदि हमारा जो देखिए यहाँ पे आपको नेगेटिव डायमेंशन भी दे रखी है, यानी कि इतना नीचे जा सकता है बेसिक डायमेंशन से और इतना ऊपर जा सकता है, तो ये हो गया आपका बाईलेटरल। और यदि मैं बात करूँ आपका मिनिमम डायमेंशन इतना ही होता 20 और मैक्सिमम इतना जाता, तो ये आपका यूनिलेटरल हो जाता। या फिर मैक्सिमम 20 तक जाता और मिनिमम इतना जा सकता था, ये भी यूनिलेटरल हो गया। यानी कि एक ही साइड चेंज हो सकता है तो उसे यूनिलेटरल, और दोनों साइड हम कंसिडर करते हैं तो उसे हम बाईलेटरल कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, द थ्रेड यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर इज। तो यहाँ पे आपको पावर ट्रांसमिशन के लिए हम कौन सा थ्रेड यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। तो स्क्वायर थ्रेड, बटरेस थ्रेड, एक्मे थ्रेड या फिर ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। तो यहाँ पे सिंपली बात की गई है पावर की। तो पावर तो हम सभी थ्रेड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे मैक्सिमम पावर की। तो मैक्सिमम पावर जो है वो हम स्क्वायर थ्रेड से ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो स्क्वायर थ्रेड है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। स्क्वायर थ्रेड कैसा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका स्क्वायर थ्रेड हो गया, ये आपका स्क्वायर थ्रेड हो गया। तो इसका जो एंगल होता है वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर है इसका मतलब क्या है, एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा।
और बटरेस थ्रेड, एक्मे थ्रेड, इनमें अलग अलग एंगल होता है। लेकिन इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, यदि मैं बात करूँ स्क्वायर थ्रेड की प्रॉब्लम की, तो इसमें जो आपका थ्रस्ट होता है, एक्सियल थ्रस्ट, ये मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से स्लिप बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम क्या आती है, स्लिप की। तो इसीलिए हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, लो स्पीड पर। लो स्पीड की बात करते हैं हम, तो स्क्वायर थ्रेड जो होता है वो लो स्पीड पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाई। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि रिवेट किससे स्पेसिफाइड होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिवेट कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। तो यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आपका रिवेट है। आपको डायग्राम में यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिवेट दिख रहे होंगे, ये आपके रिवेट हैं। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपने फ़ैन की ब्लेड देखी होगी, तो वो जो ब्लेड होती है वो परमानेंट वहाँ पे जो, देखिए मान लो ये आपका फ़ैन है और यहाँ पे ये ब्लेड जो होती है, यहाँ पे 3 रिवेट लगे होते हैं हर ब्लेड पे। आप अपने घर पे जो है फ़ैन में देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रिवेट। ये इसे हम परमानेंट फास्टनिंग करते हैं। तो इसको हम, यानी कि इसकी साइज़ को कैसे बताते हैं, तो यदि मैं बात करूँ रिवेट की, तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये आपका रिवेट हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हेड, यानी कि टॉप को हम क्या बोल देंगे, हेड। ये आपका हेड हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका डायामीटर। लेकिन ये कौन सा डायामीटर है, सैंक डायामीटर, सैंक डायामीटर। और ये आपका हो गया टेल। तो रिवेट को स्पेसिफाई करने के लिए हमको डायामीटर का पता होना चाहिए, यानी कि सैंक डायामीटर। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट्स आर डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ या फिर शियर स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफर फिलेट और पैरेलल फिलेट होता क्या है। तो यदि मैं आपको डायग्राम बना के बताऊं, जैसे कि आपका ये एक कोई प्लेट है और ये आपकी दूसरी प्लेट है। इस प्लेट को आपको वेल्ड करना है, ठीक है। तो एक तरीके से हम वेल्ड यहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये वेल्डिंग मैंने कर दी यहाँ पे। और दूसरा जो, दूसरा मैंने एक और प्लेट लिया, जैसा कि आपको दिख रहा है डायग्राम में। मैंने इसमें क्या है, जो वेल्डिंग है वो यहाँ पे कर दी पैरेलल। अब ये पैरेलल है या ट्रांसफर है, कैसे पता चलेगा। यदि मैं बात करूँ इसके फोर्स की, जैसे मान लो ये आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, दोनों साइड टेंसाइल फोर्स। तो ये इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन आपका वेल्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेल्ड, ट्रांसवर्स वेल्ड। और ये आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी में वेल्डिंग है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेल्ड। तो ट्रांसवर्स वेल्ड में जो है आपका जो फोर्स लगता है वो कौन सा लग जाएगा, टेंसाइल, टेंसाइल फोर्स लगेगा। और पैरेलल में ये देखिए यहाँ से करेक्ट होगा तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे शियर फोर्स लगेगा, शियर फोर्स। तो यहाँ पे आपको किसके लिए पूछा गया है, ट्रांसवर्स के लिए। तो ट्रांसवर्स के लिए कौन सा हो जाएगा, टेंसाइल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम बात करते हैं पैरेलल की, तो यहाँ पे आंसर हो जाता शियर स्ट्रेंथ। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, फॉर फाइंडिंग आउट द बेंडिंग मोमेंट फॉर द आर्म, या फिर हम कह सकते हैं स्पॉक ऑफ फ्लाईव्हील, द आर्म इज एज्यूम्ड एज। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो आपका स्पॉक होता है फ्लाईव्हील का, उसमें जो आर्म लगी हुई होती हैं उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे आपको डायग्राम में आपको फ्लाईव्हील दिख रहा होगा और ये फ्लाईव्हील का स्पॉक है। तो इसके अंदर अलग अलग टाइप की जो आर्म है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, बीच में ये हब हो जाएगा,
ये हब हो गया और ये आपकी आर्म हो गई, और इसका जो आउटर है इसे हम क्या बोलते हैं, रिम बोलते हैं। और ये आपका क्या हो गया, हब हो गया, HUB हब, और ये आपका हो गया आर्म। तो इस आर्म को हम क्या कंसीडर करते हैं, तो इसकी हम स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम, या फिर हम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम इसको कैंटिलीवर कंसीडर करते हैं। यानी कि ये जो हब है इसको हम फिक्स्ड मानेंगे, यानी कि ये जो आपका हब हो गया और ये आपकी आर्म हो गई, और ये जो रिम है तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये आपका टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स। तो ये आप इसे हम कौन सी बीम कंसीडर करते हैं, कैंटिलीवर बीम कंसीडर करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ए कैंटिलीवर बीम फिक्स्ड एट द हब एंड सब्जेक्टेड टू टेंजेंशियल फोर्स एट द रिम। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। A force versus extension graph of spring as shown. The work done in extending the spring. तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, और ये जो आपको डायग्राम दे रखा है इसमें वर्क डन कितना होगा ये आपको पूछा गया है। तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, तो आप सभी को पता है जो ग्राफ का एरिया होता है वो ही वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W बराबर एरिया ऑफ ग्राफ। तो एरिया आप सभी निकाल सकते हैं इजीली। तो क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि ये आपका ट्राइंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो W बराबर हाफ बेस कितना है, ये 100 है, 100 माइनस 0 100 हो जाएगा, और हाइट भी कितनी है 100, तो ये कितना हो जाएगा 5000। लेकिन ये आपको किस में दे रखा है, ये mm में दे रखा है, लेकिन ये जूल में है। देखिए एक्सटेंडिंग इन mm, तो ये आपका 5 जो है न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये mm में दे रखा है तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल होता है। तो 5 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन टू स्प्रिंग विथ स्टिफनेस K आर इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट स्टिफनेस विल बी। तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट स्टिफनेस बताना है किसका, यदि वो सीरीज में हो तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो स्टिफनेस है वो कैसे निकाली जाती हैं। यदि वो आपका सीरीज में हो, पैरेलल में हो, तो कैसे निकालते हैं हम। आप सभी को पता है स्प्रिंग फोर्स की यदि मैं बात करूँ तो F बराबर क्या होता है, KX होता है। K यहाँ पे क्या है, K आपका है स्प्रिंग स्टिफनेस, ठीक है। और X जो है आपका क्या है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन। इसे कभी हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे X से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो F बराबर KX हो जाएगा। अब यदि मैं बात करूँ सीरीज़ की, यदि हमारी जो स्प्रिंग है वो सीरीज़ में है, तो सीरीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लो ये एक स्प्रिंग है और ये आपकी दूसरी स्प्रिंग है, ठीक है। इसकी यदि K1 है स्टिफनेस, इसकी K2 है, तो यहाँ पे यदि हम फोर्स लगाते हैं F, तो फोर्स जो है यहाँ पे सेम होगा डिस्ट्रीब्यूट, दोनों तरफ यदि हम फोर्स लगाते हैं F तो फोर्स जो है वो सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन यदि यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है, यदि मैं बात करूँ डिफ्लेक्शन की, तो यहाँ पे x1 है और इधर x2 है, तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, टोटल डिफ्लेक्शन को मैं x मान लेता हूँ तो x1 प्लस x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे f बराबर kx दे रखा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, f अपॉन k हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ f अपॉन k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे भी f होगा अपॉन k1 प्लस 1 f अपॉन k2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। तो कहने का मतलब है कि यदि हमारे जो दोनों स्प्रिंग की स्टिफनेस k है, यानी कि k1 बराबर k2 बराबर k है, तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये आपका 2 अपॉन k हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k बाई 2। ये आपने डायरेक्ट याद कर रखा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको
डिटेल में समझा दिया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ टू closely coiled helical spring A and B with the mean diameter of spring A is half of that of spring B and having equal number of active coil and same wire diameter are subjected to same axial load of W, then the ratio of deflection in spring A to B। तो यहाँ पे आपको जो हेलिकल स्प्रिंग है उसका डिफ्लेक्शन का रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको दो हेलिकल स्प्रिंग दे रखी हैं। तो सबसे पहले आपको डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यदि मैं बात करूँ डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले की, किसके लिए? हेलिकल स्प्रिंग के लिए। तो ये होता है आपका 8p d⁻³ यानी d³ स्मॉल n अपॉन g स्मॉल d⁻⁴। ये फॉर्मूला होता है हेलिकल स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन का। तो ये फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पे अब आपको क्या दे रखा है? इफ़ टू क्लोजली कोइल हेलिकल स्प्रिंग विथ मीन कोइल डायमीटर ऑफ स्प्रिंग ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ स्प्रिंग बी, यानी कि यहाँ पे ये जो कैपिटल डी आपको दे रखा है ये क्या है? ये है आपका मीन कोइल डायमीटर। तो कहने का मतलब है डी ए बराबर क्या दे रखा है? dB/2 ये आपको दे रखा है। आगे हम देखते हैं हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एक्टिव कोइल। तो नंबर ऑफ कोइल यानी कि स्मॉल n जो है ये आपका एक्टिव कोइल दे रखा है। तो N1 बराबर N2 दे रखा है। सेम वायर डायमीटर आर सब्जेक्टेड टू सेम एक्सियल लोड। तो सेम वायर डायमीटर, तो ये जो स्मॉल d है ये वायर का डायमीटर है। तो D1 बराबर D2 आपको दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है सेम एक्सियल लोड। ये जो P है ये यहाँ पे क्या है? लोड। यहाँ पे W से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ P1 बराबर P2 या फिर कह सकता हूँ W1 बराबर W2। देन द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग A to B। तो यहाँ पे डेल A/डेल B का आपको रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 8 जो है ये तो कांस्टेंट है, P1 बराबर P2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो D है तो यानी कि DA का क्यूब यहाँ पे ऊपर बच जाएगा और N जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा। और G आप सभी को पता है क्या होता है? शियर मॉड्यूलस। तो ये तो यदि मटेरियल सेम है तो ये तो G1 बराबर G2 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और डायमीटर आपको सेम दे ही रखा है तो ये आपका DB का क्यूब हो जाएगा। तो DA/DB, तो DA बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? DB/2। तो ये आपका DB से DB कैंसिल हो जाएगा और 1/2 नीचे रह जाएगा और उसका क्यूब हो जाएगा। तो डेल A/डेल B इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यदि आपको ये फॉर्मूला याद है डेल बराबर 8p d³ n/g⁴ तो आप इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए p जो है वो आपका एक्सियल लोड है, d जो है आपका मीन कोइल डायमीटर है और n जो है वो है आपका एक्टिव कोइल, यानी कि ये कितने टन है, यानी कि हेलिकल जो स्प्रिंग होती है इसमें ये कितने टन है। स्मॉल n जो है ये टन कितने हैं वो दे रखा है। G आपका शियर मॉड्यूलस हो गया। और ये जो वायर है, अब यहाँ पे आप ये जो देखोगे ये स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये डायमीटर है कैपिटल D, लेकिन जो वायर है इसका जो डायमीटर है ये स्मॉल d है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। तो ये आपको याद रखना है, तभी ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए शाफ्ट ऑफ diameter D is subjected to a twisting moment T and bending moment M. If the maximum bending stress is equals to maximum shear developed, then M is equals to। तो यहाँ पे आपको दिया गया है जो मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये जो है आपका इक्वल है। तो आपको जो ट्विस्टिंग मोमेंट T और बेंडिंग मोमेंट M है इन दोनों में आपको रिलेशन बताना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम शियर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? टॉप मैक्सिमम। और ये किसके इक्वल है? बेंडिंग स्ट्रेस, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि सिग्मा या सिग्मा बी लिख सकता हूँ, ये भी आपका मैक्सिमम, ये दोनों इक्वल है। तो जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस है वो क्या होता है ये आप सभी को पता है, 32m/πd³ होता है। और ये आपका शियर स्ट्रेस होता है 16t/πd³।
ये होता है। तो यदि मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो कैपिटल M बराबर आ जाएगा T/2, यानी कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू ट्विस्टिंग मोमेंट डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट जो है 32m/πd³ होता है और शियर स्ट्रेस 16T/πd³ होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द मॉड्यूल ऑफ गियर व्हील ऑफ सर्कुलर पिच इज 6π। तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल पूछा गया है, सर्कुलर पिच आपको दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर पिच जो होता है वो क्या होता है। तो सर्कुलर पिच को हम पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको थ्योरी ऑफ मशीन के कई क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें मैंने आपको कई बार बताया है सर्कुलर पिच होता है πd/t, और जो आपका मॉड्यूल होता है इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका होता है d/t। तो यदि मैं इस यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, π/m हो जाएगा। तो सर्कुलर पिच जो है वो आपको कितना दे रखा है, सर्कुलर पिच की वैल्यू आपको दे रखी है 6π। तो 6π मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इज इक्वल्स टू π/m हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो m की वैल्यू आपके 6 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही हमेशा की तरह डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी आपको कोई क्वारी रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस पे आना चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।